ओके सो लास्ट क्लास में हमने ये पेपर यहाँ तक कर लिया था यूनिट 6 का। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इन स्टेज 2 25.0 centimeter cube portions of the solution from stage 1 are transferred into conical flask. ओके, हमने इस पोर्शन में ना, इस पार्ट में हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है। इस पार्ट में हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है। उसने हमसे सॉल्यूशन बनवाया था 250 cm क्यूब। उसने हमसे सॉल्यूशन बनवाया था 250 cm क्यूब बेसिकली। तो अब अगले पार्ट में ना वो उस सॉल्यूशन का यूज कर रहा है। अगले पार्ट में वो उस सॉल्यूशन का यूज कर रहा है। कह रहा है कि इन स्टेज 2 25.0 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शंस ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेज 1 हमने ट्रांसफर किया और फिर कह रहा है उसमें से 10 cm क्यूब हमने निकाला है। 10 cm cube of a solution of potassium iodide is added to नहीं 10 cm cube of a solution of potassium iodide is added to each flask and the mixtures are swilled. Copper 1 oxide iodide is precipitated. The redox equation for the reaction between copper 2 ions and iodide ions is shown. दोनों के equations हमें दी हुई हैं। The standard electrode potentials of the half equations are this. Use the electrode potential use the electrode potential data to explain why the redox reaction might not be expected to be feasible. कि feasible नहीं होगा रिएक्शन, feasible नहीं होगा रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि आपको दोनों इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज जो हैं वो आपको दी हुई हैं। तो आपने करना ये है कि इसको सॉल्व करना है और देन वी विल सी कि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या फिर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ओके, और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि रिएक्शन इज फीजिबल। तो ये आपने देखना है इसको। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का। तो याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ देखें तो ये वैल्यू लेस पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है, लेस पॉजिटिव है। और ये वाली वैल्यू क्या है, मोर पॉजिटिव है। एक चीज याद रखिएगा, आपके जो मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, वहां रिडक्शन हो रही होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। ओके, और जो लेस पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, मतलब के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन करके, सो आई वुड बी गेटिंग 0.15 माइनस 0.54 and ultimately I would be getting minus 0.39 volts since the value is negative. Okay, so that's why reaction is reaction is not feasible basically. तो जब भी आपका ओवरऑल सेल पोटेंशियल जब भी आपका ओवरऑल सेल पोटेंशियल लेस देन जीरो आए या नेगेटिव आए, ऑब्वियसली बात है लेस देन जीरो नेगेटिव ही होगा। सेल पोटेंशियल अगर आपका लेस देन जीरो हो तो याद रखना कि रिएक्शन reaction is not feasible। सही है जी। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। हमने यहाँ पर क्या किया, हाफ सेल पोटेंशियल्स को यूज किया और फॉर्मूले अप्लाई करके हमने इसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकाला। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन फीजिबल है और अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉट फीजिबल है। फिर कहता है व्हाई द रीडॉक्स रिएक्शन डज इन फैक्ट टेक प्लेस। कहता है कि रीडॉक्स रिएक्शन जो है ना वो हो रहा है। रीडॉक्स रिएक्शन जो है वो हो रहा है। तो यानी कि ये किसकी बात कर रहा है पता है तुम्हें, ये इसकी बात कर रहा है। ये इसकी बात कर रहा है कि कॉपर +2 से कॉपर यहाँ पे आ रहा है और दिस इज कॉपर +1। और ये आयोडाइड से I2 पे जा रहा है, यानी कि -1 से वो 0 पे जा रहा है।
तो वो कह रहा है कि व्हाई द रीडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। तो कॉपर का अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो तो दैट इज 0.015। ओके। और अगर हम आयोडाइड का देखें सो इट्स 0.54। इट्स 0.54, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा होता है कि कॉपर जो है हमारा वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों? कि कॉपर +2 से जा रहा है वो किस में, कॉपर +1 में। और ये I-1 से किस में जा रहा है, I2 में जा रहा है, मतलब कि वो जीरो में जा रहा है। मतलब कि वो जीरो में जा रहा है। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पर। और दूसरा ये कि कॉपर आयोडाइड इज सॉलिड। कॉपर आयोडाइड इज सॉलिड। बेसिकली सॉलिड को हम वहां से रिमूव कर लेंगे। सॉलिड को हम वहां से क्या करेंगे, रिमूव। क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, कॉपर +1 आपके पास क्या कर रहा है, क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, याद रखिएगा। तो अगर तुम कॉपर +1 को यहाँ से निकाल दोगे, बात को गौर से समझना, अगर तुम कॉपर +1 को यहाँ से निकाल दोगे तो क्या होगा, your equilibrium moves to the right। your equilibrium moves to the right। और जब आपका इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट करेगा तो अल्टीमेटली आपका जो ई नॉट है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो ई नॉट है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा, अपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा। अपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा, याद रखना। अभी इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0.15 है। तो जब आपका रिएक्शन मूव करेगा टू द राइट डायरेक्शन, so the E naught of the cell would be increasing, it would be more positive than the stated value। ओके। और अगर ये आपका मोर पॉजिटिव हो गया, और अगर आपका ये मोर पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये है कि भाई जब तुम सॉल्व करोगे इसको, जब तुम सॉल्व करोगे तो योर ओवरऑल आंसर वुड नॉट बी नेगेटिव, इन फैक्ट वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि रिएक्शन आपका फिजिबल हो जाएगा। मतलब यही है ना इसका, कि रिएक्शन आपका फिजिबल हो जाएगा। तो ये वही पूछ रहा है कि यार कि व्हाई द रीडॉक्स रिएक्शन डज इन फैक्ट टेक प्लेस। तो वो असल में हो ये रहा है कि वो सॉलिड बन रहा है आपका, और सॉलिड वहां से रिमूव होता जाएगा। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, कि पीपीटी ऑफ copper iodide is removed, ppt of copper iodide is removed। okay, like, और I can say iodide को मैं इसको कॉपर +1 भी कह सकता हूँ ना। मैं इसको कह सकता हूँ कि कॉपर प्लस इज रिमूव्ड। ओके। तो फिर मैं क्या कहूंगा, concentration of copper +1 decreases which shifts the equilibrium to the right, equilibrium to the right। okay, as a result, as a result your E naught value for the of copper +2 increases than the standard value। तो इसलिए वो रिएक्शन फिजिबल होगा, एंड अल्टीमेटली आपका इनफैक्ट यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन आप देख भी रहे हो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। आप देख भी रहे हो कि रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो ये इसका रीजन है। ओके। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, इट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देखो जरा, द प्रोसीजर इन स्टेज 3 इज शोन। द आयोडीन प्रोड्यूस्ड इन each फ्लास्क फ्रॉम स्टेज 2 इज टाइट्रेटेड। अच्छा, आयोडीन को हम ज्यादातर टाइट्रेट इसी से ही करवा रहे होते हैं, थायोसल्फेट से ही करवा रहे होते हैं। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है बेसिकली। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है। ओके। इसने टाइट्रेट करवाया until the iodine color is pale yellow।
और कोई इंडिकेटर वगैरह इसमें यूज नहीं करते क्योंकि वो खुद इटसेल्फ एक इंडिकेटर है, तो आपको एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. Sodium thiosulfate is added drop by drop with swirling until the end point is reached. The titration is repeated until two concordant titers are obtained. So give a possible reason why the starch indicator is added when the iodine color is pale yellow rather than at the start of the titration. देखो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, आपको क्लियर, आपको ना ये एक जब कलर चेंज करेगा तो आपको एक क्लियर कट एक ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगी कि आप कह सकते हो हाँ यार आपको आपका जो है वो एंड पॉइंट आ गया है. सो एक मार्क का क्वेश्चन है. तो इसमें वो पूछ रहा है कि यार हम क्या करते हैं कि जब आयोडीन कलर आपको मिलता है ना पेल येलो, तब हम उसमें स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं. तो वो इसलिए डालते हैं ताकि आपका जो ब्लू ब्लैक कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है स्टार्च एंड आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली वो. ओके. और इन द एंड आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है. इन द एंड आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाता है. सो इट्स ब्लू ब्लैक टू कलरलेस. So when it goes from blue black to colorless, so means that the end point is reached. तो मैं क्या लिखूं? Give a possible reason why the starch indicator is added when the iodine color is pale yellow rather than at the start of the titration. तो याद रखिएगा इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो एक इनसॉल्युबल बनाता है कॉम्प्लेक्स. आप का जो पूरा सॉल्यूशन है ना वो क्लाउडी हो जाएगा. इट्स नॉट अ क्लियर सॉल्यूशन, वो क्लाउडी सॉल्यूशन हो जाएगा. तो इसको शुरू में नहीं डालना, अदरवाइज आपका एक सॉलिड फॉर्म हो जाएगा. तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन हम उसको बिल्कुल लास्ट में डाल रहे होते हैं. जैसे ही डाला वैसे ही उसने उसका यूज कर लिया हमने. बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप डाल दोगे तो वो जो है ना वो टर्बिडिटी एक स्टैब्लिश हो जाएगी, वो आपके फर्दर रिएक्शन को आपके रीडिंग्स को वो अफेक्ट कर सकती है, आपके टाइट्रेशन के रिजल्ट्स को वो अफेक्ट कर सकती है. ओके. तो बिल्कुल हम एंड में ये डाल रहे होते हैं जब हम देखते हैं हमारे क्लास का जो कलर है वो थोड़ा सा येलो हो गया है, देन हम उसमें जो है ना वो स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर देते हैं. तो insoluble insoluble solid would be formed. Insoluble solid would be formed. तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये होता है कि हम क्या करें, जो है वो उसको तब डालें जब हमारा येलो कलर अपेयर हो गया हो. तो ये आपको जो है ना वो एक पॉजिटिव वे में आपको एक हेल्प करेगा. अदरवाइज वरना इसका डालना बेकार है बिल्कुल. सिंपल सी बात है. ओके. अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, आइए जरा. गिव द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन. गिव द कलर चेंज तो हम क्या बोलेंगे? ब्लू ब्लैक टू कलरलेस. ब्लू ब्लैक टू कलरलेस. ब्लू ब्लैक टू कलरलेस. अच्छा, येलो टू कलरलेस पे जाना बड़ा मुश्किल काम है, पता है आपको. आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी. मतलब कि ऑब्जर्वेशन बहुत हार्ड है. आपका पहले से येलो कलर हो और आपकी ऑब्जर्वेशन ये हो कि जो है ना आ, आप देख रहे हो कि येलो टू कलरलेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैट चेंज. तो इसलिए हम पता है क्या करते हैं, उसमें स्टार्च डाल देते हैं. तो अचानक से एक बिल्कुल ही क्लियर चेंज आता है, पता है आपको, एकदम बिल्कुल विजिबल चेंज आता है. तो हम कहते हैं हाँ यार अब ये एंड पॉइंट आ गया. ये बिल्कुल ऐसा ही है जब हम फिनोल्फथालीन यूज करते हैं ना एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में, तो हमें कलरलेस टू पिंक नजर आता है. अच्छा, ये कलरलेस टू पिंक इज वेरी इजी, बट पिंक टू कलरलेस ये बहुत मुश्किल ऑब्जर्वेशन है. तो कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती हैं कि कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. ये नहीं कि कभी भी और कुछ भी, नो. मतलब इतना एक्यूरेट हम मेजर कर नहीं सकते, रीडिंग में एरर आ जाएगा, एक पॉइंट का भी डिफरेंस आ गया तो परसेंटेज ओवरऑल गलत गलत आ जाती है. तो इसलिए ये चीजें बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है ये. छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट कर रहा है ताकि आप सीखो इससे कि भाई येलो कलर आ रहा था, सही था ना यार, आप करते रहते टाइट्रेशन, क्या मसला था, आपने स्टार्च इंडिकेटर डाला उसमें. तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि उससे पता है क्या होगा अगर आपका इनसॉल्युबल सॉलिड बन गया. तो इसमें मैं यहाँ ये भी ऐड कर सकता हूँ कि इट वुड इट वुड बी डिफिकल्ट टू
डिटेक्ट द कलर चेंज। ये भी है इसका। ओके, चले जी, फिर क्या कह रहा है? द रिजल्ट्स ऑफ द टाइट्रेशंस आर शोन। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग उसने आपको दी हुई है, सब कुछ उसने आपको दिया हुआ है। तो कंप्लीट द टेबल एंड कैलकुलेट द मीन टाइटर ऑफ द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा कि इसमें डिफरेंस निकालूंगा मैं। डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा 26.45। 26.45, okay. Calculate the complete the table and calculate the mean titer। अच्छा, मीन टाइटर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मीन टाइटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीन टाइटर दो नियरेस्ट वैल्यूज को हम ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल करते हैं, सो वी गॉट द कॉन्कॉर्डेंट रिजल्ट्स लाइक द मीन टाइटर। सो तो ये तो कॉन्कॉर्डेंट नहीं है यार, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, ये दोनों कुछ क्लोज टू हैं बट दिस इज नॉट क्लोज टू दिस, राइट? सो आई एम स्किपिंग दिस वैल्यू बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा इसमें? मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय टू करूंगा, एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर बता सकते हो क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है इसका? Sir, 26.55. 26.55। 26.55, ओके। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं? द redox equation for the reaction between copper ions and iodide ions is shown. The reaction of sodium thiosulfate solution with iodine is shown. Calculate the percentage by mass of copper in 2.53 gram of brass। तो आपको परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है, कितने में? 2.53 ग्राम ऑफ ब्रास में। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ओके। ये डाटा आपको गिवन है ऊपर सारा, ओके। ये सारी चीजें आपको गिवन है यहाँ पर। तो अब जाहिर सी बात है, आपको परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है। ओवरऑल ब्रास का मास दिया हुआ है इन्होंने आपको, ओके। तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? कि हमें जो इन्होंने हमें जो इन्होंने ये डाटा दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर आइए जरा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस। तो और तो बेसिकली ये यहाँ से है, ओके। कहाँ गया? ओके, ये जो कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने आपको दी हुई है, ये सोडियम थायोसल्फेट की दी हुई है, ओके। ये जो कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने आपको दी हुई है, ये सोडियम थायोसल्फेट की दी हुई है, सही है। और ये जो वॉल्यूम आपके पास आया है, ये जो वॉल्यूम आपके पास आया है, ये सोडियम थायोसल्फेट का आया है।
आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आप मोल निकालेंगे किसके, मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के, दैट इज S2O32 माइनस, दैट इज इक्वल टू concentration times volume. Concentration is 0.095 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम जो आपको मिला था 26.55, उसको आप 1000 से डिवाइड करा दोगे ताकि आप इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लो। तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा कंसंट्रेशन टाइम वॉल्यूम का, सो दैट वुड बी इक्वल टू मोल, दैट वुड बी इक्वल टू मोल। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.002522 मोल। ये आपके पास आंसर आ रहा है, किसके मोल हैं ये, सोडियम थायोसल्फेट के मोल हैं जो कि ये हैं, राइट। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, आपको मोल रेशो लगाना है इसका और इसका, इसका और इसका, ओके, दैट इज 2:1, दैट इज 2:1। तो मैं क्या करूंगा कि S2O32 माइनस, और ये है I2, सिंस द मोल रेशो इज 2:1, इसका मोल मेरे पास है 0.002522, ये आपके पास हो जाएगा x। तो x वुड बी इक्वल टू 0.002522 डिवाइडेड बाय 2, that would be equal to the mole of iodine, that would be equal to the mole of iodine। तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड कराया तो आपको आंसर मिला 0.001261। आपको क्या मिला, 1261। ये आपके पास जो मोल आए हैं ना, ये आपके पास आयोडीन के मोल आए हैं, ये आपके पास आयोडीन के मोल आए हैं, ओके। तो क्योंकि हम टाइट्रेशन ही इसकी करवा रहे थे तो रेशो में यही ले सकता था पॉसिबल, और कोई ले ही नहीं सकता था मैं। जब मेरे पास आयोडीन आ गया, अब मैं इसके थ्रू कॉपर निकाल सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके थ्रू कॉपर निकाल सकता हूं। तो ये मेरे पास है कॉपर 2+, और ये मेरे पास है I2। तो रेशो है इसमें और इसमें 2:1 का। ये मेरे पास मोल है इसके 0.001261, ये हो जाएगा x। सो x वुड बी इक्वल टू, दोबारा से मेरे पास वही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मोल होंगे ना, ये कॉपर+2 के मोल होंगे। ये किसके मोल होंगे, कॉपर+2 के मोल होंगे। और एक चीज और नोट की आपने, जब हम ये रिएक्शन करवा रहे थे तो उसने पता है क्या किया था, उसने क्या किया था कि 25 cm³ सॉल्यूशन लेके रिएक्शन करवाया था, टाइट्रेशन कराई थी, कितने में से, कितने में से, 250 में से। इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली यूं शो करूं कि यार ये मेरे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये मेरे पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है कुछ इस तरह का, ये 250 cm³ का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसमें से मैंने लिया था, इसमें से मैंने कितना लिया था, टेक 25 cm³, इसमें से मैंने 25 cm³ निकाल के कॉनिकल फ्लास्क में डाला था टू डू टाइट्रेशन, ओके। इसमें मैंने टाइट्रेशन कराई है। तो जो तुम्हारे पास मोल्स आ रहे हैं ना अभी, ये जो मोल्स आ रहे हैं ना अभी, ये पता है कितने में आ रहे हैं, ये इन 25 cm³ में आ रहे हैं। ये किसमें आ रहे हैं, इन 25 cm³ में आ रहे हैं, याद रखना ये बात, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास 25 cm³ में इतने मोल हैं, तो 250 में कितने होंगे, तो 250 में कितने होंगे, तो मैं पता है क्या करूंगा कि इफ 25 cm³ हैज this much moles, that is this 2522, so how many moles would be there if I have 250 cm³। तो ये हो जाएगा 250 times this divided by 25,
तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.02522 मोल ऑफ कॉपर इन दिस मच सीएम क्यूब। ये मोल आ गए आपके पास कॉपर के। सही है। मुझे तो मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे तो मास निकालना है। तो मास ऑफ कॉपर क्या क्या हो जाएगा मिस्टर मोल्स? मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। कॉपर का एमआर 63.5 है। मोल आपके पास आ गए 0.02522। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा कॉपर का, दैट इज 1.601 ग्राम्स। ये आपके पास कॉपर का मास आ गया। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते थे? जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना? जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर जो कि कॉपर है डिवाइडेड बाय द टोटल, जिसका मास इन्होंने दिया हुआ है तुम्हें कितना है 2.53, और मल्टीप्लाइड बाय जब आप 100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके। तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 63.3%। भाई इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर की परसेंटेज फाइंड आउट कर ली इन ब्रास। तो इनडायरेक्टली हमने ये काम किए हैं सारे। डायरेक्ट तो आपको किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई। हमने कितना घूम फिर के आए यार। हमने पहले थायो के मोल निकाले, फिर रेशो लगा के आयोडीन के निकाले, फिर रेशो लगा के कॉपर के निकाले, फिर उसका फिर 250 में निकाले, फिर हमने उसका मास निकाला। तभी तो इन्होंने तुम्हें टोटल मास दिया हुआ था ब्रास का, है ना? अगर आपको याद हो, जब भी हम परसेंटेज बाय मास के क्वेश्चन करते हैं, भाई मैं आपको कहता हूँ मुझे सोडियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंटेज बताओ कितनी होगी, तो तुम क्या करते हो, कार्बन ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आप इनकी जगह इनके मॉलिक्यूलर मासेस पुट करते हो। ओके। और आपको आपका आंसर मिल जाता है। सिंपल सी बात है ना? तो हमने भी यहाँ यही किया। इन्होंने हमें टोटल दिया हुआ था, इंडिविजुअल का हमने खुद निकाल लिया। जब इंडिविजुअल का हमने खुद निकाल लिया तो हमें आंसर पता लग गया। तो ये काम आप करोगे। फिर वो 5 में कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयंस टू फॉर्म आयोडीन। ओके, आयोडाइड को आयोडीन में चेंज कर रहा है। मतलब कि नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। In another experiment, the nitric acid was not neutralized before the start of stage 2. अच्छा, इसको होना नहीं चाहिए, इसको पहले न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये फिर आपके रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑब्टेन फॉर द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द सैंपल। तो अगर वो कहता है इन केस आप नाइट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सके तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? आप देख रहे हो कि यार नाइट्रिक एसिड भी आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है ना? नाइट्रिक एसिड भी आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है। आयोडीन बनेगा तो वो तो थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो थायोसल्फेट का ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा। बात को और से समझना जरा। तो थायोसल्फेट का ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा। ज्यादा वॉल्यूम यूज होगा तो ज्यादा मोल आएंगे, ज्यादा मोल आएंगे तो कॉपर के ज्यादा मोल आएंगे। जब कॉपर के ज्यादा मोल आएंगे तो कॉपर का ज्यादा मास आएगा। जब कॉपर का ज्यादा मास आएगा तो वो तो जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा आ जाएगा। तो ये देख रहे हो तुम, हालांकि एक छोटी सी गलती है, लेकिन क्या है कि ये एक चेन मिस्टेक शुरू कर रहा है कि इससे वो इफेक्ट होगा, फिर उससे वो इफेक्ट होगा, एंड फाइनली आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे कॉपर की, तो वो परसेंटेज आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से भी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। दैट शुड नॉट बी, दैट इज नॉट सपोज टू बी बेसिकली। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पर? मुझे लिखना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड oxidizes iodide to iodine to iodine. Okay, iodide to iodine. So more moles of
would require and more number of moles of copper would be produced would be produced resulting resulting percentage of copper would be higher than expected. तो ये काम करेगा. Limonene is a liquid hydrocarbon which has a boiling temperature of 176 degrees Celsius and a density of 0.081, 0.851 grams per cm cube. It can be obtained from orange peel using steam distillation. The distillation apparatus is shown. Label the diagram to show the direction of the water flow in the condenser. अबे यार मतलब के कुछ भी मतलब के बिल्कुल बच्चों वाला सवाल भाई. ये तो आईजी का क्वेश्चन है, वहां पूछ रहा होता था ये. तो ये आपका है वाटर इन और यहाँ आपका होता वाटर आउट. गिव अ रीजन फॉर यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन टू एक्सट्रैक्ट लिमोनिन. कि हम उसको सेपरेट करने के लिए यही क्यों यूज कर रहे हैं स्टीम डिस्टिलेशन. तो उसमें ये होता है कि आपका जो लिमोनिन है ना वो हायर टेम्परेचर पे आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है. क्या कह रहा है? लिमोनिन इज अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन व्हिच हैज अ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 176 डिग्री सेल्सियस एंड अ डेंसिटी ऑफ दिस. इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑरेंज पील. तो लिमोनिन हमें मिलता है ऑरेंज पील से यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन. तो उसका फायदा ये है कि जब आप स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हो तो लिमोनिन आपका इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा. इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको इजीली ऑब्टेन भी हो जाएगा. तो लिमोनिन लिमोनिन can be broken down at higher temperature. The distillate may be collected in a pear-shaped flask. यानी जो आपका डिस्टिलेट कलेक्ट हो रहा होता है वो जो वेपर दोबारा से कंडेंस हो रहे होते हैं तो वो इसमें कलेक्ट हो रहा होता है. पेयर शेप का होता है ये फ्लास्क. Complete a label diagram showing the distillate. You should show clearly the limonene layer. You should show clearly the limonene layer. अच्छा उसकी डेंसिटी देखी आपने? आपने उसकी डेंसिटी देखी कितनी आ रही थी? किसकी डेंसिटी? लेमोनिन की 0.851 ना, है ना? 0.851 आ रही थी ना. वो तो कम है, डेंसिटी तो कम है. कम का मतलब ये लेयर ऊपर होनी चाहिए, वाटर वाली लेयर नीचे होनी चाहिए. वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है. इट्स मोर देन द लिमोनिन. इट्स मोर देन द लिमोनिन. व्हाट एम आई सपोज टू डू? मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक लेयर बना दूंगा और मैं बोलूंगा यार जो ये है ना भाई ये वाटर है और जो ये वाली लेयर है ना ये लेमोनिन की लेयर है. वो भी इसलिए ऊपर आ रही है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है. मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है, सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है. लिमोनिन एग्जिस्ट एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. कायरल सेंटर होगा तभी कह रहा है. आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन ऑन द डायग्राम. तो कायरल कार्बन ये होगा. ओके, और तो कोई भी नहीं नजर आ रहा कायरल कार्बन. The limonene extracted from orange peel is D-limonene. State how the presence of a single optical isomer could be confirmed. Naming the apparatus used. No experimental details are required. अच्छा ये भाई समझ तो गए होगे ना तुम यार ये क्यों कायरल है. सिंपल सी बात है ना भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है. चूंकि स्केलेटल फॉर्मूला है तो हमने इसको लिफ्ट नहीं कराई ज्यादा. बट वी नो दैट देयर इज हाइड्रोजन. तो ये अलग,
ये अलग, ये वाला पोर्शन अलग। बात समझ रहे हो मेरी? है भाई, ये वाला पोर्शन अलग, किसका? ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ। और ये वाला पोर्शन अलग। ओके, ये वाला पोर्शन अलग। तो सारे ही डिफरेंट डिफरेंट हो गए पोर्शन, दैट्स व्हाई दिस इज योर कायरल सेंटर। अच्छा, हम पता है क्या करते हैं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बड़े डिटेल से पढ़ाया था ये टॉपिक। कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमर वाला। काफी डिटेल में हमने इसकी बात की थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, इफ यू रिमेम्बर। तो ऑप्टिकल आइसोमर में होता ये है कि आप पोलैरीमीटर लेते हो। ऑप्टिकल आइसोमर में आप क्या करते हो? पोलैरीमीटर लेते हो। पोलैरीमीटर क्या करेगा? वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। वो क्या करेगा? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। सही है? तो प्लेन पोलराइज लाइट को जब वो रोटेट कर रहा होता है, तो ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तुम्हारे आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तुम्हारे आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो इसमें हमने फिल्टर लगाए हुए होते हैं। तो अगर आपके 2 आइसोमर होते हैं ना उसमें, तो एक उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एक उसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो फिर वो अपनी दोबारा से पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन वो कह रहा है स्टेट हाउ द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर कुड बी कंफर्म। कुड बी कंफर्म। तो हमें कैसे पता लगेगा ये कि कुड बी कंफर्म? नेमिंग द apparatus यूज, तो भाई हम यूज करते हैं पोलैरीमीटर। तो वो जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा जिसमें आपका कायरल सेंटर है, वो जो जिसमें आपका कायरल सेंटर है, वो क्या करेगा? आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। तो इट मींस दैट कि आपका आइसोमर कंफर्म कंफर्म हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? यूजिंग पोलैरीमीटर, using polarimeter, using polarimeter, optical isomer, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, will rotate plane polarized light। तो ये एक आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। A student obtained 1.20 centimeter cube of limonene. Calculate the amount in moles of limonene produced. Calculate the amount in moles of limonene produced। क्या करूं क्या करूं? limonene is not a gas। गैस के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट डिवाइड करवा देते हैं इसको 24 से। बट दिस इज नॉट अ गैस, दिस इज लिक्विड, तो मैं तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? डेंसिटी। मैं डेंसिटी का सहारा लूंगा। इन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई थी ऊपर, इन्होंने हमें ऊपर डेंसिटी दी हुई थी। ये रही डेंसिटी। कितनी थी? वो 0.851, 0.851 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब होगा ये कि ये दोनों कैंसिल होंगे, और अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? 1.0212 ग्राम्स। दिस इज द मास इन ग्राम्स। फिर क्या करूंगा? मुझे तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए, है ना? मॉलिक्यूलर मास में लेमोनिन का निकालूंगा। कहाँ से निकालूंगा? स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अब मैं इसको जो है ना वो देखते हैं जरा इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 यहाँ पर हैं, 2 देन 1 देन 2 देन 1 देन 3 देन 2। सो टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास हाइड्रोजन? 2 + 2 4 8 एंड देन 11 12 13 14 15 16 17 18।
16 हाइड्रोजन है इन टोटल तुम्हारे पास यहाँ पर, 16 हाइड्रोजन है इन टोटल। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो यार, क्या मसला है। C10H16 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 1, जो कि आंसर आएगा 136। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको 136 से डिवाइड करवाना है, एंड अल्टीमेटली आई वुड बी गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेमोनिन। अच्छा, बड़ा बड़ा आसान है ये, मतलब कोई इसमें डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है इसका। तो क्या आंसर आ रहा है, 1.0212 को अगर मैं 136 से डिवाइड कराऊं, तो इट शुड बी 7.5 10 रेस टू द पावर माइनस का 3 मोल। इसको जरा कंफर्म कर लो। ठीक है सर। Limonene reacts with acidified potassium manganate. Acidified potassium manganate give the color change for this reaction। भाई 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 भाई, पोटासियम मैंगनेट का जो कलर होता है ना, वो पर्पल कलर होता है। सो अगर इसका अपना कलर पर्पल है, तो ये आफ्टर द रिएक्शन ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। Draw the structure of the organic product which might be expected when excess acidified potassium manganate reacts with limonene। क्या कह रहा है, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताओ which might be expected, जो एक्सेस आपका पोटाशियम मैंगनेट रिएक्ट करे किसके साथ, लेमोनिन के साथ। अच्छा, ये जो है लेमोनिन का स्ट्रक्चर इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो ये लिमोनिन है, और इसका ये रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, पोटाशियम मैंगनेट के साथ। और ये कोई हीट वगैरह नहीं कर रहा है, गौर से सुनना जरा मेरी बात, ये कोई हीट वगैरह नहीं कर रहा है। ओके, तो ये तो कोल्ड का रिएक्शन है। हम क्या करते थे कोल्ड में, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां ओ एच, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां ओ एच। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट करूंगा 100%। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं इसी को ही चेंज कर देता हूं। ओके, टाइम बचेगा हमारा। तो यहाँ भी ओ एच आया, तो यहाँ भी ओ एच आया, यहाँ भी ओ एच आया, फिर यहाँ भी ओ एच आया। और हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को खलास कर दिया यहाँ से। ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया। तो अब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब भी आप कोल्ड से ऑक्सीडेशन कराओगे तो डायोल बनेगा। हाँ, अगर हॉट होता तो फिर मैं तुम्हें कहता हाँ यार पूरा का पूरा बॉन्ड हमारा ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। तो भाई दैट वाज द पेपर, यूनिट 6 पेपर। और फर्दर इंशाल्लाह हम पेपर इसके और करेंगे।